पिताजी एक माह से बीमार थे। उनके व माँ के कई बार फोन आ चुके थे, किंतु मैं गांव नहीं जा पाया। सच कहूं तो मैं छुट्टियां बचने के मूड में था। उमा का सुझाव था, दैश बुखार ही तो है, कोई गंभीर बात तो है नहीं। 2 माह बाद दीपावली है, तब जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे? सब जानते हैं कि हम 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में कौन सी समझदारी है। एक दिन माँ का फिर फोन आया। माँ गुस्से में थी। तेरे पिताजी बीमार हैं और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं। वह बहुत नाराज हैं तुझसे। कह रहे थे कि अब तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो रिक्शा ने टक्कर मार दी। मेरे बाएं पैर पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उमा ने माँ को फोन कर दिया था। 2 घंटे में ही पिताजी हॉस्पिटल में आ पहुँचे। वह बीमारी की वजह से बेहद कमजोर किंतु दृढ़ थे। मुझे सांत्वना देते हुए बोले, दैश किसी तरह की चिंता मत करना, थोड़े दिनों की परेशानी है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए थमाते हुए कहा, दैश रख ले, काम आएंगे। मैं क्या बोलता। मुझे स्वयं के व्यवहार पर शर्म आ रही थी। जीवन के झंझावात में पिताजी किसी विशाल चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे। हरा दुपट्टा। रेलगाड़ी में उस दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, इसलिए सरोज को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही थी। उसे 2 स्टेशन बाद ही उतरना था। उसके पास ही अपने 4 बच्चों के साथ बुर्के में एक महिला बैठी थी। बुर्के वाली महिला की नजर सरोज गई तो लगा कि वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। बुर्के वाली महिला ने सरोज को अपने पास बुलाते हुए सीट पर जगह दी। फिर पूछा कि क्या तुम सरोज हो? सरोज ने हाँ में सर हिलाया तो वे सरोज से लिपट गई। बुर्का हटाते हुए उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सरोज, बहुत सालों बाद मिली हो, कैसी हो? शादी हो गई? अंकल आंटी कैसे हैं? देखते ही सरोज भी खुशी से झूम उठी। दैश रूबिया, तुम? हाँ, सरोज रूबिया ने कहा। अरे, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? कॉलेज छोड़ने के बाद तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं मिली। सरोज, अब दंगों की भेंट चढ़ गए तो हमने शहर ही छोड़ दिया और अपने अंकल के पास सूरत चले गए। अब अम्मी भी नहीं रही। रूबिया, बहुत दुख हुआ। 20 साल में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। तुम्हारी याद बराबर आती रही, तो मैं भी तुम्हें कब भूल पाई। सरोज, तुम्हारा दिया दुपट्टा हमेशा अपने पास रखती हूँ। यह कहकर रूबिया ने अपने छोटे से बैग से हरा दुपट्टा निकाला और हवा में लहरा दिया। यह दुपट्टा वर्षों पूर्व सरोज ने रूबिया को दिया था। खुशी के अतिरेक में थोड़ी देर के लिए दोनों निःशब्द हो गईं। आत्मीयता की गंध हरे दुपट्टे से निकलकर पूरे कंपार्टमेंट में फैल चुकी थी। मौन रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्नवान सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके 3 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। रघुराज सिंह ने कहा, दैश जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, दैश आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, दैश हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूँ चारों भाई मिलकर रहें, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है।
जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, दैश साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, दैश 7 भाई, 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, दैश आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह, दैश सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, दैश आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, दैश अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहाँ खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। दोहरा चरित्र शोभना मृदु भाषणी एवं आकर्षक व्यक्तित्व की महिला है। वह राजनीति की सफल खिलाड़ी है। उसके भाषणों में महिला एवं बाल विकास प्रमुख विषय रहता है। वह महिलाओं की प्रबल पक्षधर के रूप में जानी जाती हैं। एक दिन वे अपनी पुत्र वधू के साथ डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक पर पहुंची। पुत्र वधू भ्रूण की जांच कराई तो पता चला कि वे एक कन्या है। शोभना ने डॉक्टर बत्रा से गर्भपात कराने की बात की तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछ लिया, दैश शोभना जी आप तो महिला हितों की प्रबल पक्षधर हैं, फिर कन्या भ्रूण को क्यों गिराना चाहती हैं? शोभना ने बड़ी ढिठाई से कहा, छोड़िए डॉक्टर साहब, भाषणों की बात और है, अपने घर का हिसाब तो देखना पड़ता है। डॉक्टर बत्रा शोभना के दोहरे चरित्र को देखकर हतप्रभ थे। ढोंग कालू मोची की इकलौती संतान चंपा 16 वर्ष की हुई तो उसके शरीर में एक अलग ही आकर्षण पैदा हो गया। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह उस पर आसक्त हो गए। आंखों में ठाकुर साहब ने प्रेम का इजहार किया। नादान चंपा झांसे में आ गई। वे अक्सर खेतों में मिलने लगे। गर्मियों के दिन थे। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी बच्चों को लेकर पीहर गई हुई थी। एक दोपहर चंपा ठाकुर साहब के घर पर आ गई। रुद्र प्रताप सिंह रसोई में थे। चंपा रसोई में चली आई। रुद्र प्रताप सिंह को अच्छा नहीं लगा। नाराजगी से बोले, दैश चंपा रसोई में क्यों चली आई? क्या यह भी भूल गई कि तू मोची है? चंपा आहट हुई, बोली, दैश सुना है आत्मा की कोई जाति नहीं होती। यदि शरीर मोची है तो इसे आप कई बार छू चुके हैं। वैसे भी मेरे पिता मोची का धंधा करते हैं, मैं नहीं। यह ढोंग कब तक चलेगा?